दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ शिव शंकर श्रीनिवास जी की जमुनिया धार पे आधारित अनुराग। चलिए सुनते हैं ये कहानी। नरेंद्र की बुआ की ससुराल पचाड़ी थी। वो उनको बुच्ची दीदी कहकर बुलाता था और इसलिए पचाड़ी गांव उसकी बुच्ची दीदी का गांव था। उस दिन बुच्ची दीदी के गांव से एक संदेशवाहक आया। वो बुच्ची दीदी का भतीजा था और उन्हें लाल काकी कहता था। उसने संदेश दिया, लाल काकी का अंतिम समय है, वो अब तब में है। समझिए भतीजे को देखने के लिए ही उनके प्राण अटके हैं। वो बार बार उन्हीं का नाम नरेंद्र नरेंद्र बोलकर कुछ कहना चाहती है। हम उनकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए नरेंद्र जी मेरे साथ चले। सुना है कि वे गांव में ही है। इस संदेश से बुच्ची दीदी के नैहर के इस परिवार में उदासी फैल गई। नरेंद्र ने यह समाचार सुना, उसका मन अजीब सा हो गया। ओह, वह बहुत दिनों से उनसे मिलने नहीं जा पाया। आज दीदी इस समय अवस्था में उसे याद कर रही है। उसका मन उसे धिक्कार उठा। बुच्ची दीदी नरेंद्र को बहुत मानती थी, उससे बहुत स्नेह करती थी। उनके पास रहते हुए उसे ऐसा अनुभव होता जैसे उनके प्राण इसी में बसते हैं। वे अनुराग की साक्षात मूर्ति लगती थी। आज वह इसी संसार से जा रही है। उनकी बहुत सी बातें आज नरेंद्र को याद आ रही है। दीदी का स्वभाव बहुत मधुर था। वे बच्चों के साथ बच्चा बन जाती थी। कैसा भी बच्चा हो, वो दीदी के साथ घुल मिल जाता था। जब भी नरेंद्र उनके पास जाता तो वो उसे देखकर अपना मन मयूर खिल उठा देती और यह देख उसका बाल मन भी खुश हो जाता, चहक उठता था। दीदी स्नेह व्यक्त करने की कला में निपुण थी। ऐसा लगता था जैसे वे उसकी प्रतीक्षा में खाना पीना भी भूल गई हो। उनकी बहुत सी बातों में एक बार की घटना बहुत याद आती है। पहले की तरह उस बार भी नरेंद्र जब वहाँ पहुँचा तो बुच्ची दीदी ने उसे ममता से अंक में भर लिया। उसी समय दूसरे घर की एक नई नवेली दुल्हन, जो रिश्ते में दीदी की बहू लगती है आई। उन्होंने दीदी का यह अनुराग देखकर परिहास किया। जब लाल काकी का भतीजा आता है तो उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। कैसे पड़ेंगे बहू, भतीजा है। कहते हैं कि भाई से ज़्यादा भतीजे से आशा। अगर मेरा मन नहीं खुश होता होगा तो किसका होगा। वो भी भतीजा जैसा भतीजा है। देखो तो कितना सुंदर लगता है। तुम्हारा तो देवर होगा। बच्चे पर अपने मन को मत ललचाओ। कहते हुए बुच्ची दीदी हंस पड़ती थी। दुल्हन शर्मा गई। हंसते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। नरेंद्र को किशोरावस्था के बाल बोध ने संकोच में डाल दिया था। उस हंसी ठट्ठा के बाद बुच्ची दीदी भावुक हो गई थी और उस दुल्हन से बोलने लगी, ऐ बहू, स्त्रियों का जीवन ही क्या है। ससुराल आते ही जन्मस्थान छूट जाता है। एक बार में ही सब कुछ बदल जाता है। जब मैं बच्ची थी तो लगता था कि हमेशा नैहर में ही रहूँगी। वही लोग, वही समाज, वही गाछ वृक्ष, कुल देवता, तालाब के ऊपर चौधुर्दी, जिसके चारों ओर किनारे के फूल के वन। पूरे बैशाख हम लड़कियां टोकरी टोकरी फूल तोड़ती और विदेश्वर को चढ़ाती। रास्ते में महेशवाणी, नचारी और बडगामनी गाती थीं। वे सब बातें तो बीती बातें हैं। तब बात यह है
कि जब कोई नैहर से आता है तो लगता है कि वह आदमी पूरा नैहर लेके ही आ गया हो। हम उसी में लीन होकर डूबती इतराती है। मेरी दीदी कहती थी, नैहर में बेटी कमला धार और ससुराल में कुइया। बोलते बोलते बुच्ची दीदी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कई बातें नरेंद्र को याद आने लगी। पहले बुच्ची दीदी हफ्ता हफ्ता भर गांव में ही रह जाती थी। उन्हें एक बेटा और 2 बेटी थी। बेटे बाहर नौकरी करते थे और बेटी ससुराल में रहती थी। दीदी अकेले रहती थी। बहुत छोटी उम्र में ही उनके जीवन में महाविपत्ति आई। उनके पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी जीवटता से बेटों को पढ़ाया और बेटी की शादी की। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना जीवन बाल बच्चों को पालने और उपार्जन में की कला सीखने में लगा दिया। उनकी माँ अर्थात नरेंद्र की दादी भी समाज में बहुत प्रतिष्ठित थी। उनकी उसी प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता के गुणों को माँ अपने जीवन में उतारने लगी थी। तरह तरह के गीत गाना, कैसा भी कठिन अक्षर हो उसे स्वर में पिरोना, रंगोली अरीपन बनाना, कोबर मंडप की चित्रमय सज्जा, शादी ब्याह में परिछन के लिए वस्तुओं को जुटाना, शादी के लोक रीतियों में ठक बख बनाना, डाला सजाना, जैसे ये सारे काम बुच्ची दीदी के हवाले होते थे। ऐसे उत्सवों पर जब तक लाल काकी नहीं जाती तब सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता। बुच्ची दीदी सभी सामाजिक कार्यक्रमों का ज़रूरी हिस्सा बन गई थी। समाज में वही उनकी लोकप्रियता का आधार था और लोक से यही जुड़ाव उनके जीवन को मधुर बनाए हुए था। नरेंद्र ने कभी उन्हें बैठे नहीं देखा। हमेशा किसी न किसी काम में लगी रहती थी। उसमें भी ज़्यादातर समय मिट्टी से गुड्डा गुड्डी जैसे आकार में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ बनाती थी और बहुत मनोयोग से उसे रंगती थी। उन मूर्तियों को रंग बिरंग के कपड़े पहनाती थी। अक्सर कोई ना कोई उनसे यह युगल मूर्तियाँ मांगता तो वे बड़े उत्साह से गीत गाते हुए उन्हें ये मूर्तियाँ दे देती। ऐसे व्यक्ति जब तब मूर्ति लेकर चले जाते तो उनके जाने के बाद छिप कर बहुत रोती। एक बार की बात है जब नरेंद्र बहुत छोटा था। उस समय जितनी समझ थी उसके अनुसार कृष्ण के भक्त मांस मछली नहीं खाते थे। वह दादी को अधिकतर राधा कृष्ण की मूर्ति बनाते देखता था। वो उन्हें मांस मछली खाते नहीं देखता तो पूछता था, बुच्ची दीदी आप वैष्णव है? क्यों बेटा, आप मांस मछली नहीं खाती हैं? तुम्हारे फूफा जी अब जीवित नहीं हैं इसलिए नहीं खाती, पर तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? आप अक्सर राधा कृष्ण की मूर्ति बनाती रहती है। ये तो प्रेम का स्वरूप बनाती हूँ रे बेटा। अकेले इस संसार में बहुत करुणा है बउआ। राधा कृष्ण की जोड़ी एक रूप है। सबकी ये जोड़ी कायम रहे, किसी की ये जोड़ी ना टूटे बेटा। बोलते बोलते बुच्ची दीदी रोने लगती। आज भी नरेंद्र को बुच्ची दीदी का वह रूप याद आ रहा था। उस समय तो वो उनकी बातों का अर्थ और रोने का मर्म नहीं समझ पाया, पर आज दिन बीतते गए। नरेंद्र समझदार होने लगा। यहाँ कहे जवान हो गया। ISC पास किया तो गांव से पेड़ा खरीदकर बुच्ची दीदी को भेंट करने गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उस समय वे कागज़ पर कई रंगों से कुछ चित्र बना रही थी। वे इस काम में इतनी तल्लीन थी
कि नरेंद्र के आने की उन्हें आहट भी नहीं सुनाई पड़ी। नरेंद्र ने उन्हें टोका, बुच्ची दीदी। उन्होंने अचक्काते हुए देखा। माँ अरी माँ, ये तो बच्चा आया है। रे बाबू, हे बेटा, कितने दिनों के बाद आज तू अपनी शक्ल दिखा रहा है रे। दीदी की यह बात सुन नरेंद्र को लगा कि वह उसे देखकर एकाएक सी उठी गई। फिर तो उनमें जैसे नई ऊर्जा भर उठी हो। उन्होंने सारा काम समेट कर पैर धोने के लिए उसे पानी दिया, बैठने के लिए पीढ़ा दिया और कुशल मंगल पूछने लगी। नरेंद्र ने हाथ पैर धोकर साइकिल में टांगे, झोले में से पेड़े का दोना निकाला और उनके हाथ में दिया। दीदी को बहुत आनंद आया। उन्होंने पूछा था, अपने ही गांव में लिया था ना? उसने हाँ में उत्तर पाकर उन्होंने अपने गांव के पेड़े और लड्डू की बहुत प्रशंसा की और एक तश्तरी में अपने हाथ से बनाया हुआ थोड़ा सा मुरब्बा और उस दोना में से पेड़ा निकाल कर दिया। नरेंद्र ने पेड़ा लेने से मना कर दिया, मगर वो कहाँ मानी। उन्होंने कहा, बेटा, जीभ पर आने पर तो मुझे भी इसका स्वाद अच्छा लगता है, पर जब तुम लोग खाते हो तो मन तृप्त होता है। नरेंद्र नाश्ता करते हुए कागज़ पर बने चित्र को देखने लगा। उन पेंटिंग्स को देखकर बोला, दीदी, आप तो बहुत अच्छी मिथिला पेंटिंग बनाती हैं। हाँ, ये बात तो कितने ही लोग कहते हैं। आपने इन दिनों ये पेंटिंग सीखी क्या? हट, इन दिनों कहाँ सीखूंगी। हम लोगों के इलाके में तो बहू बेटियाँ जीवन के साथ ही इसे सीखती है। इस तरह के कामों का तो यहाँ बहुत महत्व है। हे देखो, ये है अष्टदल दतल कमल। इसके चारों तरफ घर गृहस्थी की वस्तुएं बनी हैं। यह अरिपन देवस्थान एकादशी के दिन बनता है। मेरे पिताजी कहते थे कि यह पर्व गृहस्थ के उत्थान का पर्व है। उसके बाद कार्तिक अमावस्या और उसके बाद अन्नदान का महीना आघन। अन्नधन, लक्ष्मी आएगी और देवस्थान के अरिपन पर खेती में काम आने वाली सभी वस्तुओं का अरिपन चित्र उन वस्तुओं के प्रति अनुराग और सत्कारता पूर्वक संभाल कर रखने की बात करता है। ऐसी बहुत सी बातें कहती थी। वही तो अभी भी देवस्थान एकादशी के दिन अरिपन पड़ता है। नरेंद्र बोला, पड़ता तो है, मगर बउआ, पहले वाली बात अब कहाँ रही। पहले इसका बहुत बड़ा महत्व था। कौन कैसा अरिपन बनाती है उसकी चर्चा टोले मोहल्ले में पास पड़ोस में होती थी। गुणों की चर्चा होती थी, उसमें लोगों की रुचि बढ़ती थी। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उस दिनों कम से कम 5 घरों का अरिपन ज़रूर देखती थीं। यह धर्म से जुड़ा कृत्य था। यह बोलती हुई दीदी अपना लकड़ी का बक्सा उठा लाई। उस बक्से में उन्होंने बहुत से मिथिला पेंटिंग वाले चित्र रखे थे। उन्होंने वे चित्र नरेंद्र को देखने के लिए दिए। नरेंद्र को वे पेंटिंग्स अद्भुत लगी। वो बोला, बुच्ची दीदी, आप इन पेंटिंग्स को प्रदर्शनी में क्यों नहीं लगाती? हे बच्चा, मैं ये सब कुछ नहीं समझती हूँ, बस बनाती जाती हूँ। मन में बहुत सी बातें उठती रहती है, बस मैं उन्हें इन चित्र में उकेरते रहती हूँ। जब बाद में लोग इन चित्र को देखेंगे तो चर्चा करेंगे कि यहाँ के लोग कैसे थे। क्या ये पेंटिंग्स जीवन की कथा कहेंगे? हाँ बउआ, चित्र और मूर्तियाँ कथा तो जीवन की ही कहते हैं। तब जिसको जितना समझ वे उन चित्रों से वैसे ही समझता है। दीदी की बात सुन नरेंद्र को लगा कि वो इंटर पास है और बुच्ची दीदी अपने बाबा से कुछ दिन लघु कौमुदी पड़ी है।
पर दीदी के ज्ञान के सामने उसका ज्ञान कुछ भी नहीं। उसने उनसे कहा, सच दीदी, आप ये बहुत बड़ा काम कर रही हैं। ये काम आपको अमर बना देगा। मैं बड़ा होऊंगा तो इन सब पेंटिंग्स की किताब बना दूंगा। जब दुनिया के लोग आपके इन चित्रों को देखेंगे तो आपका नाम लेंगे और कहेंगे कि आप कितनी महान हैं। दीदी नरेंद्र की बातों से प्रफुल्लित हो उठी। उनके मुखमंडल पर आनंद की आभा फैल गई। प्रसन्न मना दीदी बोलने लगी, बेटा रे, अगर ये चित्र सुरक्षित रह जाते तो एक कृति रह जाएगी। मेरे बेटा बेटी को तो इसमें परेशानी ही दिखाई देती है। तब ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम्हारे जैसा मेरा भतीजा है जो मेरे इस काम को महत्व समझता है। आज मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। ठीक है, याद रखना, इसे पुस्तककार बनवा दूंगी तभी मैं मरूंगी। उसके बाद उस दिन दीदी से बहुत देर तक बात होती रही। नरेंद्र ने उस दिन उनके चेहरे पर जो खुशी और चमक देखी, ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इन बातों को बीते काफ़ी दिन हो गए थे। बीच बीच में दीदी की बात और मिथिला पेंटिंग्स नरेंद्र के दिमाग में यदा कदा घूमती। कुछ पढ़ाई लिखाई, फिर नौकरी, इन कामों में वो इतना व्यस्त हो गया कि वो गांव भी ना आ सका तो दीदी के गांव की तो बात ही क्या है। अभी बहुत दिनों के बाद गांव आया है। कई दिनों से सोच रहा है कि बुच्ची दीदी के गांव के और संयोग देखिए और उनके मरणासन होने की खबर आ गई। नरेंद्र तुरंत उनके गांव के लिए चल पड़ा। उसे सारी बातें याद आ रही थी। वहां पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ बहुत से लोग उन्हें घेरे खड़े हैं। उसका दिल धक धक करने लगा था। धड़कन तेज हो गई। उसे डर लगा कि कहीं बुच्ची दीदी चल तो नहीं बसी, पर लोग वहाँ रो नहीं रहे थे। उनके तुलसी चबूतरे के पास खुश बिखेर दिया गया था। उसी पर उन्हें उत्तर दिशा में सिर रख कर लिटा दिया गया था। किसी को भी उनकी देह में कहीं भी नाड़ी की गति नहीं मिल रही थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो थोड़ी थोड़ी देर पर आँख खोलती, बंद करती। जब नरेंद्र घर पहुंचा तो लोग बोलने लगे, देखिए भतीजा आप पहुंच गया है। एक आदमी उनके कान के पास मुंह सटाकर जोर से बोलने लगा, लाल काकी, भतीजा आ गया, भतीजा आ गया। आश्चर्य की बात है, एकाएक उनके शरीर में हरकत शुरू हुई। वो चारों तरफ से नज़र घुमाने लगी। नरेंद्र उनके पास बैठ गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। बोलने लगा, दीदी मैं आ गया। लोगों ने देखा, दीदी का हाथ थोड़ा सा उठा। वे बड़े बेटे को इशारा कर रही थी। बेटा झटक कर तेज़ी से कमरे में गया और ठीक से समेट कर बंडल के रूप में बनी हुई चित्र पुस्तिका ले आया। नरेंद्र के हाथ में दिया। फिर बोला, यह चित्र पुस्तिका है। तुमने अपने दीदी से क्या कहा था? उन्होंने तुम्हें देने के लिए ही संभाल कर रखा था। तुम्हें देने के लिए उनके प्राण अटके थे। कुछ पैसे है वो ले लेना, छपवाने में खर्च लगेगा। नरेंद्र ने वो पुस्तिका माथे से लगाया और संभाल कर रख लिया। फिर वहाँ जो दृश्य दिखाई दिया उससे सिर्फ उसने ही नहीं, वहाँ मौजूद सबने देखा कि बुच्ची दीदी जोर से हंसी। पहले भी काम पूरा होने पर वे ऐसे ही हंसती थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।